सहर व इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार, गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार, एक पुर इसरार मूर्ति के हसूल की खातर होने वाले खौफनाक मार्के का अहवाल, एक चौंका देने वाली अछूती कहानी खबीस। मेरे लिए ये वक़्त गैर मुल्कियों की फितरत की मदाह सराई का नहीं था। मुझे फौरी तौर पर कोई आखिरी फैसला करना था। मैंने उस शख्स को बगौर देखा जो दूसरे फ्लोर से लिफ्ट में सवार होने वाले एडी के साथी को किसी आटे की बोरी की तरह बेपरवाही से कांधे पर लादे खड़ा था। इसे क्या हुआ? गैर मुल्की ने सवाल किया। जरूरत से कुछ ज्यादा ही पी ली थी, इसीलिए मुश्किल से काबू में आया है। और ये जो जमीन पर पड़ा है, उसने ब्लैक ड्रैगन का कोड इस्तेमाल करने वाले को मशकूक निगाहों से घूरते हुए कहा। मैंने सलेंसर लगे हुए किसी असले की आवाज सुनी थी और ये फर्श पर गिर पड़ा था। ख्याल है तुम्हारा? जो अब जवाब बेपरवाही से दिया गया। क्या तुम इसकी जसामत और डैल डोल को नहीं देख रहे? अगर इसे कत्ल किया गया होता तो इस वक्त लिफ्ट के फर्श पर खून ही खून होता। दलील माकूल थी, इसीलिए मकामी शख्स ने दूसरा कोई सवाल नहीं किया। लिफ्ट के ऊपर वाली स्याह पट्टी पर 3 का हिंसा उभरा। उसके साथ ही लिफ्ट रुक गई। दोनों मुल्की बाशिंदों ने दरवाजे की जानब कदम बढ़ाया था, लेकिन मेरे नामालूम साथी ने उन्हें रोक दिया। तुम दोनों को मेरे साथ वापस नीचे चलना होगा। और उसका लहजा यकलख्त बड़ा सफाक हो गया। अगर तुमने किसी मज़ाहमत या आवाज बुलंद करने की कोशिश की तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। दोनों के बढ़ते हुए कदम रुक गए। शायद उन्होंने इसकी पैरवी में अपनी जिंदगी की सलामती समझी थी। मेरे लिए अब वक्त ज्यादा नहीं था। दरवाजा खुलते ही मैं बाहर आ गया। ऑटोमेटिक को मैंने दोबारा अपने जेब में वापस रख लिया था। मुझे फौरी तौर पर कोई कदम उठाना था, इसलिए इस बात का अंदेशा भी था कि लिफ्ट के पहुंचने के बाद अगर एडी के साथियों को हालात का अंदाजा हो गया तो वो ज्यादा चौकस हो जाएंगे। मैंने तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन 2 स्याह सूट वालों ने जो वहां पहले से तैनात थे मुझे रोका। उन दोनों की जेबों से सुर्ख रुमाल झांक रहे थे। ये इस बात की निशानदही थी कि वो इस हिफाजती दस्ते के बज़ाहिर मुहज़्ज़ब अफराद हैं जो गाहकों के लिए मेहमान नवाजी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। लेकिन वो कितने मुहज़्ज़ब और शरीफ थे, इसका अंदाज़ा मुझे बहुत पहले हो गया था। शराफत के लिबास में उनका ताल्लुक उस गिरोह के उजरती बदमाशों और गुंडों से था जो खतरे की बू सूंघते ही अपने शिकार की जानब आदमखोर दरिंदों की तरह झपटते हैं और पल भर में उनकी तिक्का बोटी कर डालने से दरेग नहीं करते। हम 3rd फ्लोर पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। उनमें से एक ने बड़े मुहज़्ज़ब लहजे में कहा। क्या आप तनहा तशरीफ लाए हैं? हाँ, लेकिन मुझे यहाँ नीचे से ऊपर तक कोई ऐसा नोटिस बोर्ड नजर नहीं आया जिस पर यह इबारत लिखी हुई हो कि लकी स्टार में तनहा आने वालों पर कोई पाबंदी आयद है। मैंने उसकी मुदाखलत पर बुरा मनाते हुए जवाब दिया, हम माफ़ी के ख्वास्तगार हैं जनाब, मगर मेरा ख्याल है कि आप शायद इस फ्लोर पर पहली मर्तबा तशरीफ़ लाए हैं। मैं तुम्हारे ख्याल की तरवीद नहीं करूँगा। मैंने जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाते हुए बेपरवाही से कहा। मैं 2 रोज़ पहले ही बम्बई से एक ज़रूरी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आया था और आज फुर्सत मिलते ही यहाँ आ गया। क्या तुम्हारा ताल्लुक इस फ्लोर की इंतज़ामिया में से है? जी हाँ, खुशी हुई तुम दोनों से मिलकर। मैंने खुश अखलाकी का मुजाहरा किया। मेरा ख्याल है कि तुम दोनों मेरी रहनुमाई करने में खासे मुआवन और मददगार साबित होगे। क्यों नहीं? पहले वाले ने मुझे बगौर देखते हुए कहा। हम 3rd फ्लोर पर आने वाले हर मेहमान को खुश आमदीद कहना अपना फर्ज समझते हैं। मुझे बताएं सर, दूसरे ने संजीदगी से पूछा। हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? क्या तुम मेरे लिए किसी खूबसूरत पार्टनर का बंदोबस्त कर सकते हो? मैंने किसी ओबाश शख्स की तरह मदम लहजे में दरियाफत किया। वो कोई जवाब देना चाहता था कि उसके हाथ में दबे मोबाइल पर सुर्ख बत्ती रोशन होकर अस्पारक करने लगी। हेलो, उसने मेरी बात का जवाब देने की बजाय मोबाइल को कान से लगा लिया। उसका दूसरा साथी बदस्तूर अपनी तेज नजरों से मेरी असली शख्सियत का एक्सरा करने में मसरूफ था। मोबाइल वाला शख्स एक लम्हे तक दूसरी जानब से कम की जाने वाली बात को बगौर सुनता रहा और मैंने उसके चेहरे की अचानक
बदलते हुए तासरात को बतौर खास नोट किया। मोहतरम, उसने मोबाइल पर गुफ्तगू खत्म करने के बाद मुझसे बड़ी संजीदगी से दरियाफ्त किया, आपको यहाँ तक पहुँचने में किसी जहमत का सामना तो नहीं हुआ? आई सी, मैंने मैनीखेत अंदाज में मुस्कुराते हुए जवाब दिया। गोया तुम्हें लिफ्ट में होने वाले हादसे की रिपोर्ट मिल रही थी, लेकिन इसमें बज़ाहिर हैरत की कोई बात नहीं। नाइट्स क्लब और कैसीनो में इस किस्म के वाकयात अक्सर रूनमा होते रहते हैं। बहरहाल मैं खुश हुआ कि तुम्हारी इंतजामिया पूरी तरह हर मामले पर नजर रखने की आदी है। क्या मैं आपका नाम दरियाफ्त कर सकता हूँ? दूसरे ने पूछा। राज किशन, मैंने बुरा सा मुंह बनाकर जवाब दिया। मेरा ख्याल है कि अब मुझे यहाँ ज्यादा देर नहीं ठहरना चाहिए। कोई खास वजह? जहाँ इतनी पाबंदियों से गुजरना पड़े वहाँ इंसान खुलकर इंजॉय नहीं कर सकता। मैंने जाने के इरादे से लिफ्ट की जानब कदम उठाया ही था, लेकिन वो दोनों तेजी से एक बार फिर मेरे रास्ते में हाइल हो गए। अब क्या मुसीबत है? मैंने जल्लाहट का इजहार किया। मुझे अफसोस है जनाब, लेकिन हालात कुछ ऐसे ही हैं कि हमें तमाम नए आने वालों पर कड़ी निगरानी रखनी पड़ती है। मैंने इसलिए यहाँ रुकना मुनासिब नहीं समझा। हम आपकी दूर अंदेशी की दाद देते हैं, लेकिन जाने से पहले आपको हमारे साथ एक कमरे तक चलना होगा। मैं पहले ने रूखे हुए अंदाज में कहा। क्यों? मेरी आवाज में बरहमी थी। हम ये देखना पसंद करेंगे कि आपकी असलियत क्या है। मुमकिन है आपने मेकअप कर रखा हो। बहरहाल अगर हमारा अंदेशा गलत निकला तो हम आपसे दस्ता बदस्ता माजरत कर लेंगे। मेरे लिए फिलहाल मुफर का कोई रास्ता नहीं था। मैंने उनको बारी बारी गुस्से से देखा, फिर उनके इशारे पर बाएं जानब वाली मुक्त सिर और पतली गैलरी की जानब कदम उठाने लगा, जिसके आखिर में एक स्टोर रूम वाक़या था जिसमें दुनिया जहां का काठ कबाड़ भरा हुआ था। उसी स्टोर रूम में एक टूटी हुई मेज एक बोतल पर मौजूद थी। टाइसन, दूसरे शख्स ने जेब में हाथ डालते हुए अपने साथी को मुखातब किया। मुझे यकीन है कि अगर मिस्टर राज किशन ने अपना नाम दुरुस्त बताया है और उनके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, तो इस बोतल का महलूल उनकी रास्तगोई को साबित कर देगा। दूसरे सुट में हमें हमारा वो शिकार भी मिल सकता है जिसकी बिग बॉस को तलाश है। ओह, मैंने उन दोनों का धोखा देने की खातिर बड़ी बेपरवाही का मुजाहरा किया। मेरा ख्याल है कि तुम दोनों यकीनन किसी गलतफहमी का शिकार हो, जिसके लिए बाद में काफी अफसोस मलने के सिवा तुम्हें कुछ और हासिल नहीं होगा। हालात ने अचानक ऐसी मखदूश सूरत इख्तियार कर ली थी कि मेरे पास सिवाय इसके कोई और दूसरा चारा नहीं रह गया। मैं उन्हें अंधेरे में रखकर कोई जवाबी कार्रवाई कर सकूं। हमें गैलरी से गुजरकर उस स्टोर रूम तक आते हुए किसी और ने नहीं देखा था। मैंने जानबूझकर अपनी तरफ से कोई ऐसी हमाकत नहीं की जो उन्हें कबल अज वक्त होशियार करती। शायद इसीलिए उन्हें अभी तक किसी असले की नुमाइश नहीं की थी, जबकि मुझे यकीन था कि उनके पास इंतहाई जदीद किस्म का कोई न कोई हथियार जरूर होगा। वो बदमाश लोग थे और हर वक्त किसी भी खतरनाक सिचुएशन थे नबर्द आजमा होने के लिए पूरी तरह होशियार रहने के आदी थे। जानते हो कि अगर तुम्हारे चेहरे पर किसी किस्म का मेकअप हुआ तो उसकी क्या सजा होगी? दूसरे शख्स ने इंतहाई सफाक लहजे में मुझे तेजी से घूरते हुए कहा। तुम बदतरीन हालात से दो चार हो सकते हो। मेरा ख्याल है कि तुम अपना और मेरा दोनों का कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हो। मैंने इस कैसीनो में अगर यकीनन आकर हमाकत ही का सबूत दिया है। शहर में और भी बेशुमार तफरी गाहें मौजूद हैं। बहरहाल तुम अपनी तसल्ली कर लो, लेकर मुझे तुम्हारी ये मेहमान नवाजी हमेशा याद रहेगी। मुझे अफसोस है मगर हम अपनी तसल्ली करने के लिए मजबूर हैं। जल्दी करो, मैंने गुस्से से तलमलाकर कहा। मेरा कीमती वक्त मत जाया करो। पहले शख्स ने आगे बढ़कर बोतल उठा ली। मैं इस तरह खड़ा हो गया कि उसकी पुश्त अपने साथी की तरफ थी। मैं उन दोनों पर आसानी से नजर रख सकता था। मेरे लिए एक एक लम्हा कीमती था। मुझे उनके हाथों मौत गवारा नहीं थी। मैं कमांडो एक्शन के लिए पूरी तरह तैयार था। पहले शख्स ने बोतल के महलूल से एक मोटा कपड़ा भिगोया, फिर वो मेरी जानब बढ़ा था। मेरे लिए वो घड़ी आन पहुंची जिसका इंतजार था। पहले शख्स जैसे ही मेरे करीब आया, मैंने जरा उछलकर अपने सीधे घुटने को पूरी शिद्दत से उसके पेट में मारा। वो ऊक कहता हुआ दोहरा हो गया। मैंने बड़ी फुर्ती से अपना रिवाल्वर जेब से निकाल लिया। ये सब कुछ जिस इतनी बरक रफ्तारी से पलक झपकते में हुआ कि उन्हें संभलने का मौका भी ना मिल सका। खबरदार, मैं उन दोनों को बड़े खून खवार अंदाज में ललकारा।
अगर किसी ने तुम में से जरा आवाज निकाली तो मैं बेदरेग तुम्हारे जिस्म को छलनी कर दूंगा। कौन हो तुम? वही जिसकी तुम्हारे चूहे एडी को तलाश है। तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकोगे। दूसरे शख्स ने मुझे झांसा देने की कोशिश की। हाँ, अगर तुम यहीं छोड़ने का वादा करो तो हम तुम्हें एक खुफिया रास्ते से इसी तरह कसीनो से बाहर निकाल सकते हैं कि किसी को कानो कान खबर ना होगी। मैं यहाँ से वापस जाने के इरादे से नहीं आया। मैंने पहले शख्स को जो पेट पकड़े खड़ा था, कराटे का एक ऐसा निपा तुला हाथ मारा कि वो कराहता हुआ जमीन पर ढेर हो गया। मुझे कभी उम्मीद थी कि अब वो 3-4 घंटे से बेशतर दोबारा होश में नहीं आएगा। अब मेरे लिए सिर्फ एक शख्स बाकी था। उसने भागने की हिमाकत नहीं की, लेकिन वो खौफजदा भी नजर नहीं आ रहा था। मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, मैंने उसे घूरते हुए कहा। वो क्या? तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि इस वक्त तुम्हारा बिग बॉस यानी कि एडी कहाँ मिल सकता है। मुझे नहीं मालूम। शायद कोई भी यकीन से नहीं कह सकता कि वो किस वक्त कहाँ होता है। कोई ऐसा शख्स जिस पर एडी एतबार करता हो। मैंने दूसरा रुख इख्तियार किया। मेक आर्थर, उसने थोड़ी तवक्कुफ से जवाब दिया। जिमी के बाद आजकल वही बिग बॉस के ज्यादा करीब रहता है। हो सकता है इस वक्त भी वो मैनेजर के कमरे में मौजूद हो। क्या वही मैनेजर है? हाँ, अल्बर्ट के आने तक बिग बॉस ने कसीनो के देखभाल की जिम्मेदारी उसी को सौंप रखी है। टाइसन और तुम्हारे अलावा इस वक्त 3rd फ्लोर पर स्याह सूट वालों के और कितनी तादाद मौजूद है? 3, उसने मुख्तसर जवाब दिया। क्या आर्थर इस वक्त अपने कमरे में तन्हा होगा? मैं यकीन से नहीं कह सकता। हो सकता है कि वह मिस्री कबीरे डांसर भी उसके साथ मौजूद हो। उसने कदरे नफरत से कहा। मिस्टर ग्राहम को पेश आने वाले हादसे के बाद वो आजकल अपना या ज्यादा वक्त आर्थर के साथ ही गुजारती है। एक अहम बात और, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, क्या तुम लोगों को लकी स्टार में मेरे आने की इत्तला पहले से मिल चुकी थी? नहीं, वो बड़ी साफ गोई से बोला। बिग बॉस को इस बात का यकीन नहीं था कि तुम दोबारा लकी स्टार में आने की हिमाकत करोगे, मगर इसके बावजूद हमें बड़ी सख्ती से ये अहकाम मिले हैं कि हर नए आने जाने वाले पर कड़ी निगरानी रखी जाए। क्या तुम सब के साथ यही सलूक कर रहे हो जो तुम दोनों से मेरे साथ किया? वो खामोश रहा। उसकी आंखों में अचानक उभरने वाली उलझन और परेशानी के मिले जुले तासरात इस बात की गमाजी कर रहे थे कि वो कोई खास बात मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? यहाँ हमें नाम से नहीं, नंबर से याद किया जाता है। मेरा नंबर 8 है। वैसे मेरा नाम डिसमंड है। उसने कुछ सोचते हुए कहा। मुझे अब जाने दो, वरना मेरे दूसरे साथी मुझे तलाश करते हुए यहाँ तक भी आ सकते हैं। मैंने उसे गौर से देखा। वो कदो कामत और जिसामत के इतबार से मुझसे बहुत ज्यादा मिलता जुलता था। सिर्फ हमारे चेहरे एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। मैंने फौरी तौर पर एक अहम फैसला कर लिया। फिर उस पर अमल करने में मैंने ज्यादा देर नहीं लगाई। ऑटोमेटिक की जिद पर मैंने उसे हाथ उठाकर करीब आने को कहा। सोच लो, मुझे मार कर भी तुम फायदे में नहीं रहोगे। डायमंड या नंबर 8 ने जवाब दिया। क्या तुम मुझे यहाँ से फरार होने के खुफिया रास्ते से आगाह कर सकते हो? हाँ, उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण रोशन हुई। फिर उसने मुझे वो रास्ता बता दिया जिसके जरिए कसीनो से किसी की नजर में आए बगैर बाहर निकला जा सकता था। मैं तुम पर एतमाद कर सकता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारी तराशी लेना जरूरी समझता हूँ। मुझे कोई एतराज नहीं। वो मेरे करीब आ गया। फिर मेरे इशारे पर वो मुंह दूसरी तरफ करके खड़ा हो गया। उसका ख्याल यही था कि मैं उसी तलाशी लेने के बाद छोड़ दूंगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। चोट खाए हुए जख्मी सांप को जिंदा छोड़ देना खुद अपनी मौत को दावत देने के मुतरादिफ था, और मैं ये हमाकत करने को तैयार नहीं था। डिसमंड के घूमते ही मैंने ऑटोमेटिक के दस्ते से उसकी खोपड़ी पर एक भरपूर जरब लगाई। मैं उस नुस्खे को पुलिस की मुलाजमत के दौरान भी 1-2 बार इस्तेमाल कर चुका था, और इस वक्त भी मुझे नाकामी नहीं हुई। डिसमंड की खोपड़ी में यकीनन मुतअद्दद तारे रोशन होकर गुप अंधेरों में मदगम हो गए होंगे। वो कोई आवाज निकाले बगैर ही किसी कटे हुए शहीतर की तरह फर्श पर ढेर हो गया। दूसरे ही लम्हे मैंने तयशुदा प्रोग्राम के तहत अपने और उसके लिबास को तब्दील किया। फिर उसका मोबाइल फोन उठाकर बाहर आ गया। गैलरी में इस वक्त मेरे अलावा कोई दूसरा स्याह सूट वाला मौजूद नहीं था। अपने चेहरे को छुपाने की खातिर मैंने रुमाल को जेब से निकालकर हाथ में दबा लिया ताकि बवक्ते जरूरत उसका इस्तेमाल किया जाए। तेज तेज कदम उठाता हुआ मैं लिफ्ट तक आया।
एक नजर मैंने अंदरूनी हाल पर डाली, जहां पहले की तरह इस वक्त भी खासी रौनक नजर आ रही थी। मैं एक लम्हे को रुका, फिर लिफ्ट को कॉल किया और उसके ऊपर आने के बाद बड़ी बेपरवाही से अंदर दाखिल हुआ और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया। मेरा जहन इस वक्त बड़ी तेजी से काम कर रहा था। लिफ्ट से बाहर आकर मैंने सरसरी तौर पर हालात का जायजा लिया। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रहा था। मैं स्याह साट सूट में मलबूस होने के बाद कसीनो की इंतजामिया का ही एक फर्द नजर आ रहा था, लेकिन चेहरे पर मेकअप होने की वजह से किसी भी वक्त मेरा भेद खुल सकता था। चुनाचे मैंने रोशनी में आने की हिम्मत नहीं की। तारीकी का सहारा लेने की खातिर मुझे एक तवील चक्कर काटना पड़ा, जिसके बाद मैं इमारत की पुष्ट पर उस हिस्से तक पहुंच गया जहां से ऊपर को रास्ता जाता था। मैं पूरी तरह मोहतात था। मेरे एक हाथ में डिसमंड डायमंड का मोबाइल था, दूसरे हाथ में मैंने जेब में पड़े हुए ऑटोमेटिक के दस्ते पर जमा रखा था ताकि उसे बर वक्त इस्तेमाल किया जा सके। इमारत की पुष्ट पर पहुंचने के बाद मैंने इलेक्ट्रिक सब स्टेशन से मुल्हका उस कमरे में दाखिल होने में किसी जल्दी का मुजाहरा नहीं किया। बज़ाहिर वहां मेरे सिवा कोई और नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि इस चोर रास्ते की निगरानी पर किसी शख्स को तैनात ना किया गया हो। मेरी छठी हिस्स बार बार मुझे ये बावर कराने की कोशिश कर रही थी कि कोई न कहीं न कहीं जरूर मौजूद होगा। उसने कोई ऐसी पोजीशन हासिल कर रखी होगी जहां से वो दूसरों की नजरों में आए बगैर बआसानी इधर उधर आने जाने वालों पर नजर रख सके। अभी मैं इस ख्याल की तस्दीक की खातिर किरबो जवार का जायजा लेने की कोशिशों में मसरूफ था कि अचानक पुष्ट पर वाक़या एक तनावर दरख्त की ओर से एक शख्स निकल कर मेरे करीब आ गया। वो भी स्याह सूट में मलबूस था और यकीनी तौर पर मेरे भी इसी लिबास में होने की वजह से वो धोखा खा गया था। मैं इस वक्त कदरे तारीकी में था, इसलिए इस बात के अमकान ज्यादा रोशन नहीं थे कि आने वाला फौरन ही मेरे चेहरे के मेकअप को भांप लेगा। कौन? दरख्त की ओर से बरामद होने वाले ने मेरे करीब आकर मदम आवाज में सवाल किया। नंबर 8। मैंने डायमंड के लहजे की नकल करते हुए सरगोशी की। तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है? दूसरा साथी? वो चौंका और मुझे मुश्तबा नजरों से देखने लगा। उसके जवाब में मुझे इस बात का बखूबी अंदाजा हो गया कि मैंने अंधेरे में जो तीर चलाया था वो निशाने पर नहीं लगा। बहरहाल मैंने फौरन ही हाजिर दिमागी से काम लेते हुए कहा, क्या टाइसन तुम्हारी तरफ नहीं आया? नहीं, उसने संजीदगी से जवाब दिया। उसकी ड्यूटी तो तुम्हारे साथ 3rd फ्लोर पर थी। हाँ, लेकिन आर्थर ने उसे तुम्हारे साथ मिलकर निगरानी के लिए करने के आर्डर जारी कर दिए थे। मैंने अपना चेहरा छुपाने की खातिर रुमाल से चेहरा साफ करते हुए कहा। मुझे हर लम्हा इस बात का अंदेशा लाहक था कि कहीं वह मेरे मेकअप के राज से आगाह ना हो जाए। उसके हाथ में नजर आने वाली खुद का राइफल इस बात का सबूत थी कि उसे किसी पर भी शुबा होने की सूरत में बेदरे गोली मार देने के इख्तियार भी हासिल होंगे। कोई खतरा? उसने दबी जबान में पूछा, फिर इस तरह दाएं बाएं देखने लगा जैसे खतरा उसके सर पर मौजूद होने की बजाय कहीं आस पास ही मंडला रहा हो। वो खासा मोहताज शख्स दिखाई देता था, लेकिन इस वक्त मेरे स्याह सूट से धोखा खा रहा था। शायद आर्थर को फोन पर कोई ऐसी इतला मिली हो जिसने उसे ज्यादा मोहतात रहने पर मजबूर कर दिया हो। मैंने स्पाट लहजे में जवाब दिया, लेकिन टाइसन को अगर मेरे साथ निगरानी के अहकामात मिले थे तो वो कहाँ गायब हो गया? उसके लहजे में अब तशवीश का अंसर भी शामिल था। क्या आर्थर अपने कमरे में मौजूद है? मैंने उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए दरियाफ्त किया, फिर मुख्तलिफ अंदाज में बोला। एडी और बात थी, लेकिन ये आर्थर, उसे हजम करना अब मेरे इख्तियार से बाहर होता जा रहा है। खुदा जाने अल्बर्टो कब तक चारे संभालेगा। सुना है कि वह मिस्टर ग्राहम के मुकाबले में ज्यादा नरम दिल वाक़या हुआ है। मैंने भी यही सुना है, लेकिन तुम आर्थर के खिलाफ क्यों हो? मेरा ख्याल है कि तुम भी उसकी वजह से वाकिफ हो। मैंने बदस्तूर नागवार अंदाज में जवाब दिया। गंभीर डांसर मर्जीना, उसका लहजा मैंने खेद हो गया। हाँ, मैंने मुख्तसर जवाब दिया, सिर्फ इसलिए वक्त जाया कर रहा था ताकि वहां किसी और की मौजूदगी के अमकान पर गौर कर सकूं, और इसके अलावा भी मैं ये भी दरियाफ्त करना चाहता था कि आर्थर कहाँ है। आर्थर की गैर मौजूदगी की सूरत में मेरा ऊपर जाना किसी नादीदा खतरे का सबब भी बन सकता था। डोंट बी सेंटिमेंटल, उसने मुझे समझाने की कोशिश की। ये कबीरे डांसर कभी किसी के साथ संजीदा नहीं होती। मिस्टर ग्राहम की बात और थी, लेकिन वो ग्राहम के बाद
अब मिस्टर आर्थर को सिर्फ इसीलिए शीशे में उतारने की खातिर कोशिश होगी कि किसी तरह अपने कंट्रैक्ट की मुद्दत में इजाफा करा सके। क्या इस वक्त भी वो आर्थर के कमरे में होगी? मैंने अपने लहजे में रकाबत के जज्बे को वाजे करते हुए दरियाफ्त किया। यकीन से नहीं कहा जा सकता, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक वो प्रोग्राम शुरू होने से पहले अपना बेशतर वक्त उसी के साथ गुजारती है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, फिर राइफल को अपनी टांग के साथ टिका कर जेब से सिगरेट का पैकेट और लाइटर निकालते हुए बोला, दूसरी डांसर्स के मुकाबले में मर्जीना खासी ऊंची चीज मालूम होती है, तुम्हारी दाल आसानी से नहीं गलेगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे पास अब किसी फौरी एक्शन के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लाइटर की रोशनी में वो यकीनन मेरी असलियत से वाकिफ हो जाता। चुनाचा मैंने उससे डिस्कस का मौका नहीं हासिल होने दिया। कबल इसके कि वो लाइटर रोशन करता, मैंने अपना सीधा हाथ किसी आहनी शिकंजे की तरह उसकी गर्दन में डाल दिया। वो मेरे सीधे ही हाथ पर खड़ा था और मैंने अपना हाथ सामने की जानब से उसकी गर्दन में डाला था, इसलिए उसे संभलने का मौका नहीं मिल सका। उसकी गर्दन सीने की जानब झुकती चली गई। मैं अगर ज्यादा कुव्वत इस्तेमाल करता तो उसकी गर्दन का मनका टूट भी सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। यके बाद देगरे दो मामूली झटके दिए, जिसके बाद वह मेरी आहनी गिरफ्त में फड़फड़ाया। फिर उसके हाथ पैर साख्तो बेजान हो गए। वो बेहोशी से दो चार हो गया। मैंने तेजी से उसे राइफल के साथ घसीट कर तनावर दरख्त की आड़ में जाकर इस तरह उसको तने से लगाकर बैठा दिया जैसे वो आराम करने की गरज से बैठा हो। राइफल का चैम्बर खाली करने के बाद मैंने उसे भी बेहोश शख्स के करीब ही दरख्त से टिका दिया था। मैंने एक मुमकिन खतरे से निजात हासिल करने के बाद इधर उधर देखा, फिर लंबे लंबे कदम उठाता हुआ उस कमरे तक पहुंच गया जिसके अंदर ऊपर जाने के लिए वो चोर रास्ता मौजूद था, जिसकी निशानदही डायमंड ने की थी। ऊपर जाने वाले गोल जीने पर मध्यम पावर का एक बल्ब टिमटिमा रहा था। एहतियातन मैंने किसी फौरी टकराव से निमटने के लिए अपना ऑटोमेटिक निकाल कर उसके दस्ते पर अपनी गिरफ्त मजबूती से जमा ली। सीढ़ियों से गुजरकर मैं उसके इख्तिताम पर वाक़या वहां दरवाजे के करीब पहुंचकर रुक गया। दरवाजे से कान लगाकर मैंने अंदर की सुन गुन लेने की कोशिश की, जहां से किसी औरत और मर्द के मिले जुले कहकों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। मैं कुछ देर खामोश खड़ा रहा, फिर मैंने दरवाजे की नाप पर हाथ रखकर उसे आजमाया। वो लाक नहीं था। मेरी रगों में दौड़ने वाले खून की हिद्दत तेज हो गई। मैं वहां एडी को ठिकाने लगाने की गरज से आया था, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में बस अचानक ही मैंने मेक आर्थर से टकराने का फैसला कर लिया। आर्थर के जरिए मैं एडी पर यह बात वादे करना चाहता था कि मैं अब उसके खौफ से किसी चूहे के बिल में छुप कर नहीं बैठूंगा। मैंने बस एक लम्हे को इंतजार किया, फिर दरवाजा खोलकर तेजी से तूफानी अंदाज में दाखिल हो गया, जहां मर्जीना एक पिस्ता कद और घुटे हुए जिस्म के मालिक के साथ सामने सोफे पर बैठी हंस बोल रही थी। मेरे ख्याल के मुताबिक वो मेक आर्थर ही था। मैंने जिस अंदाज में दाखिल हुआ था, इससे वो दोनों ही बुखला गए। ऑटोमेटिक का रुख अपनी जानब देखकर आर्थर ने किसी हमाकत का सबूत नहीं दिया। बज़ाहिर उसने अपने आसाब पर काबू पाने में बड़ी हैरत अंगेज फुर्ती का मुजाहरा किया था। उसकी कीना तोड़ नजरें मेरे चेहरे पर मरकूज थीं। शायद वह मुझे अभी तक अपने स्टाफ का कोई आदमी समझकर शिनाख्त करने की कोशिश कर रहा था। अलबत्ता मैंने मर्जीना की आंखों में हैरत और उलझन के मिले जुले तासरात जरूर पढ़ लिए थे। मेरा चेहरा मेकअप उसकी कारकर्दगी का मरहून मिन्नत था, इसलिए मुझे पहचानने में यकीनन किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा होगा। उसके अंदाज बता रहे थे कि मुझसे कहना चाह रही है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, यहाँ तुम्हारे लिए हर तरफ खतरा ही खतरा है। लेकिन मैंने उन दोनों को ऐसी ही नजरों से घूरा था जैसे मेरी उन दोनों में से किसी एक से भी कोई शनासाई ना रही हो। पिस्ता कद और घुटे हुए जिस्म का मालिक, जिसे मैं आर्थर समझा था, बदस्तूर मुझे घूरे जा रहा था। मेरे हाथ में मौजूद ऑटोमेटिक देखकर वो अभी तक उलझन का शिकार नजर आ रहा था। मुझे खुशी थी कि इस वक्त आर्थर अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर नहीं था। जो लोग गलत किस्म के काम के आदी होते हैं, उनके दफ्तरों के अंदर जहां वो बैठते हैं, वहां कोई न कोई चोर बटन या स्विच जरूर होता है, जिसके इस्तेमाल से वो बाहर वालों को अंदर दरपेश खतरे से बाआसानी मतला कर देते हैं। लेकिन इस वक्त कम अज कम वो इस पोजीशन में नहीं था कि मेरे बारे में अपने गुर्गों को दरपेश खतरे से आगाह कर सकता। उसे इस बात पर भी हैरत थी कि अगर मैं वाकई उसके ख्याल के मुताबिक
उसी के स्टाफ का कोई आदमी था, तो फिर मुझे चोर रास्ता इख्तियार करने की क्या जरूरत थी? कौन हो तुम? कुछ देर की खामोशी के बाद उसने खुश्क लहजे में मुझे मुखातब किया कि आप अपने अमले के अफराद से भी वाकिफ हैं? मैंने डायमंड की आवाज में ही जवाब दिया। नहीं, वो बड़ी रौनक से बोला। मैं हर किस्सो नाकिस से मिलना पसंद नहीं करता, खास तौर पर हिफाजती दस्ते के अफराद को मिस्टर एडी ही हैंडल करते हैं, लेकिन वो इस वक्त कसीनो में मौजूद नहीं। अगर वो होते तो मैं आपको जहमत ना देता, मैंने कदरे उखड़ लहजे में जवाब दिया। नेक आर्थर की बात से मुझे अंदाजा हो गया कि वो गार्ड्स ऑन ड्यूटी के तमाम अफराद से वाकिफ नहीं, इसलिए मेरे मेकअप का भांडा जल्दी नहीं फूटेगा। क्या काम है? उसने मुझे तेज नजरों से घूरते हुए पूछा। ये तुमने अपना पिस्तौल मेरे ऊपर क्यों तान रखा है? इसलिए मिस्टर आर्थर कि तुम कोई चालाकी ना कर सको। मेरा लहजा यकला सर्द हो गया। मोहब्बत और जंग में हर हरबे का इस्तेमाल जायज होता है। अगर तुमने शराफत की जुबान नहीं समझी तो फिर मुझे गोली की जुबान में तुमसे गुफ्तगू करना पड़ेगी। तुमने शायद इस वक्त या तो ज्यादा पी रखी है या अपने होश में नहीं हो। उसकी पेशानी शिकन आलूद हो गई। अगर तुमने ज्यादा चढ़ा ली है तो फिर एडी के अताब से तुम्हें कोई भी बचा सकेगा? मैं भी नहीं, इसलिए कि वो ड्यूटी के औकात में किसी को पीने की इजाजत नहीं देता। और तुमको भी बखूबी इल्म होगा कि कैसीनो में अगर कोई पता भी उसकी मर्जी के खिलाफ खड़के तो उसे उसकी हवा लग जाती है। फिर तो मिस्टर एडी को इस बात का इल्म भी जरूर होगा कि तुम मेरे रास्ते की दीवार बनने की कोशिश कर रहे हो। क्या मतलब? मैं मर्जीना को कसीनो के अंदर किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मिस्टर ग्राहम की और बात थी, लेकिन मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो। मर्जीना ने अनजान बनते हुए घबराकर कहा। शायद आज मैं तुम्हें पहली बार देख रही हूँ, मैं इसीलिए तुमसे अपना बाकायदा तरारफ कराने आया हूँ। मैंने किसी पैदाशी आशिक का रोल अदा करते हुए उसकी आंखों में झांका। आज के बाद तुम मिस्टर आर्थर से दूर ही रहोगी। मेरा नाम डायमंड है, इस नाम को अच्छी तरह जहन नशीन कर लो। और ये भी कि डायमंड जिसे चाहता है उसे किसी दूसरे के पहलू में बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो उसका बास ही क्यों ना हो। गेट आउट! आर्थर गुराता हुआ उठा था, लेकिन मेरा उल्टा हाथ सीधे शाने की जन्म से उठने के बाद इस कदर तेजी और शिद्दत से लहराया कि आर्थर लड़खड़ाता हुआ दोबारा सोफे पर ढेर हो गया। उसके होंठ खून की एक पतली सी लकीर फूट निकली। मर्जीना ने उछलकर एक तरफ होने में बड़ी फुर्ती का मुजाहरा किया था। आर्थर अपने आपे से बाहर हो गया। शायद उसे मर्जीना की मौजूदगी में अपने बेइज्जती का एहसास ज्यादा हुआ था। उसने दोबारा बड़े गुस्से में उठने की कोशिश की, लेकिन इस बार मेरा सीधा हाथ पूरी कुव्वत से उसकी गर्दन और शाने के जोर पर पड़ा और वह उठने की कोशिश में कामयाब होने की बजाय लहराता हुआ फर्श पर उलट गया। मिस्टर आर्थर, मैंने उसे बड़े सफाक लहजे में मुखातब किया, यह भी अच्छा होगा कि तुम अपने माताहतों से पूरी तरह वाकिफ नहीं, वरना पहले ही नजर में ताड़ जाते कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम्हें नजर आ रहा हूँ। कौन हो तुम? उसने मुझे घूरते हुए मुर्दा सी आवाज में दरियाफत किया। दूसरी ज़रब इतनी भरपूर थी कि वह उठने के काबिल नहीं रहा था। वही जिसकी एडी को बड़ी शिद्दत से तलाश है। इस बार मैंने अपनी असली आवाज में कहा तो आर्थर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने बड़ी जल्दी से अपनी पोजीशन साफ करने की खातर बुखलाए हुए लहजे में कहा, ये तुम्हारा और मिस्टर एडी का जाती मामला है, मैं दरमियान में नहीं आता। क्या मैं जा सकती हूँ? मर्जीना ने खौफज़दा लहजे में दरियाफत किया। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश ना करो। मेरे लहजे में सफाकी आ गई। अगर तुमने कोई हमाकत करने की कोशिश की तो मुझे मजबूरन एक गोली जाया करनी पड़ेगी, इसलिए कि मैं हसीन औरतों को किसी जहरीली नागन से भी ज्यादा जहरीला और खतरनाक समझता हूँ और नागनों को सर कुचलने में एक खास लज्जत महसूस करता हूँ। क्या तुम पसंद करोगी कि मैं आर्थर से निमटने से पहले तुम्हारे जिस्म को खाक में मिला दूं? नहीं, मर्जीना ने खौफजदा होकर थरथराने की बड़ी जानदार अदाकारी करते हुए गड़गड़ाकर कहा, मुझे मत मारना, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। प्लीज, मैं आइंदा से मिस्टर आर्थर से दूर ही रहूंगी। आर्थर, मैं आर्थर से मुखातब हुआ, तुम्हारे हिफाजती दस्ते के 3 अफराद इस वक्त कसीनो के मुख्तलिफ हिस्सों में बेहोश पड़े हैं। मैं जान की बाजी लगाकर तुम्हारे आफस तक पहुंचा हूं। अगर जिंदगी चाहते हो तो मुझे सिर्फ इतना बता दो कि एडी इस वक्त कहां मिलेगा। मुझे नहीं मालूम, शायद इसका इल्म किसी को भी ना होगा, उसने जल्दी से जवाब दिया। एडी जमी की मौत के बाद बहुत ज्यादा मोहतात हो गया है। ऐसी सूरत में मुझे तुम्हें ठिकाने लगाना पड़ेगा ताकि एडी के इंतकाम की आग
दो आदशाह हो जाए। जंगली सूर का शिकार खेलना मेरी हॉबी भी है। लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आर्थर ने हकलाते हुए कहा। क्या तुम अब जान चुके हो कि मैं कौन हूँ? हाँ, तुम शायद शहबाज हो। तुम्हारी पहली गलती यही है कि तुम मेरे नाम से वाकिफ हो। मैंने सफाक लहजे में जवाब दिया। इसके अलावा मुझे ये भी मालूम हो चुका है कि जिमी की जगह अब तुमने ले ली है। एडी आजकल तुम्हें अपना दस्ते राज समझ रहा है और मैंने तय कर लिया है कि एडी के इन तमाम सीधे उल्टे हाथों को काट कर उसे अपाहज कर दूंगा, जिसके बल पोते पर वो अकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो गड़गड़ाने लगा। अगर एडी मुझ पर एतमाद करता है तो उसमें मेरा क्या कसूर? मर्जीना, मैंने मर्जीना को थकमाना अंदाज में मुखातब किया। क्या तुम मेरी खातर मिस्टर आर्थर के हाथ पांव बांधने का काम अंजाम दे सकोगी? मर्जीना सहमे हुए अंदाज में उठी और फिर उसने मेरे हुक्म की तामील में देर नहीं लगाई। आर्थर ने भी हालात के पेश नजर किसी किस्म की कोई मज़ाहमत नहीं की थी। अलबत्ता उसने बेबस होने के बाद भी अपने बचाव के लिए एक आखिरी कोशिश और की। तुम अगर मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दे सकता हूँ। उसके लहजे में अल्तजा थी। तुम्हारा अंदाजा गलत है आर्थर। मैंने तुम्हें अगवा बराए तवान की खातर कोई सजा देने का प्रोग्राम नहीं बनाया। मैंने सर्द लहजे में जवाब दिया। जिस रोज एडी मेरे हाथ आ गया तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा, ये मेरा वादा है। मैं आजाद होकर तुम्हारे लिए ज्यादा कारआमद साबित हो सकता हूँ, उसने तेजी से कहा। मेरा मतलब है कि एडी के मामूल के मुताबिक तुम्हें मतला कर सकता हूँ। आई एम सॉरी, मैं दुश्मनों की जुबान पर एतबार कर लेने का कायल नहीं, मैंने फैसला कुन लहजे में जवाब दिया। फिर मैंने आर्थर को उठाकर कंधे पर लाने के इरादे से आगे बढ़ा। उसकी आंखों में मौत के साए लर्ज रहे थे, लेकिन इससे बेशतर कि मैं अपने इरादे में कामयाब होता। किसी ने पुष्ट से अचानक हमला किया और ऑटोमेटिक मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। पासा पलटने का तस्वर ही मेरे लिए मौत से कम नहीं था। मुझे इस बात पर हैरत थी कि उन्होंने मुझे गोली मारने से दरे क्यों किया, जबकि एडी मेरे खून का प्यासा हो रहा था। हमला इस कदर अचानक और शदीद था कि मेरे कदम लड़खड़ा कर रह गए। मैंने गिरते गिरते पलट कर देखा तो वो हमला आवर जो तादाद में 3 थे, कोई गैर नहीं थे। वो लेडी मक्लानस के गूंगे और बहरे बॉडी गार्ड थे, जिन्हें मैं पहले भी देख चुका था। उनमें से एक ने लपक कर आर्थर को उठा लिया, फिर तेजी से कमरे से निकल गया। वापसी के लिए भी उसने खुफिया रास्ता ही इस्तेमाल किया था। वो सब खतरनाक और जदीद खुदकार असले से लैस थे। मैंने एक नजर मर्जीना पर डाली, फिर निगाहों में उसे जुबान बंद रखने की तलकीन करता हुआ खुद भी अकबी रास्ते से बाहर निकल गया। मेरे तेज तेज कदम पार्किंग लॉट की जानब उठ रहे थे। उस बड़े ऑपरेशन के बाद मेरा जल्द अज जल्द कसीनो की हदूद से बाहर निकल जाना बहुत जरूरी था। मुझे उम्मीद थी कि कोई ना कोई टैक्सी या कैब मुझे जरूर दस्तयाब हो जाएगी, लेकिन फिर मेरी ये मुश्किल भी आसान हो गई। पार्किंग लॉट में पहुंचते ही जो शख्स तेजी से एक कार की आड़ से निकल कर सामने आया, वो जरगाम के सिवा कोई और नहीं था। तुम? मैंने हैरत का इजहार किया। क्या तुम मुझे छोड़कर वापस नहीं गए थे? इसका जवाब मैडम मर्जीना ज्यादा बेहतर तौर पर दे सकती हैं। फिलहाल आपको फौरी तौर पर यहाँ से निकल जाना चाहिए। जरगाम के जवाब के बाद मैंने उससे दूसरा कोई सवाल करना मुनासिब नहीं समझा और गाड़ी में खामोशी से बैठ गया। 5 मिनट बाद ही हम कसीनो से खासी दूर एक कुशादा सड़क पर सफर कर रहे थे। अब कहाँ जाने का प्रोग्राम है? जरगाम ने सवाल किया। मर्जीना ने तुम्हें क्या हदायत दी? मेरे जिम्मे सिर्फ यही काम था कि जब तक आपको किसी रहायशी ठिकाने तक ना पहुंचा दूं, आपकी निगरानी करता रहूं, उसने संजीदगी से कहा। मेरा ख्याल है कि अब आपको वापस मैडम की रिहायशगाह पर जाना मुनासिब ना होगा। ठीक है, तो मुझे किसी होटल तक पहुंचा दो, इसके बाद तुम्हारा काम खत्म। जरगाम ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने एक बार दिल में सोचा कि उसी होटल में जाऊं जिसमें नदीम और नसीम का क़याम था। उस होटल का जो कमरा मेरे नाम बुक था, उसकी चाबी बदस्तूर मेरे पास थी, लेकिन मैंने मासलहत की बिना पर वहां जाना मुनासिब नहीं समझा। तकरीबन 1 घंटे बाद मैं एक औसत दर्जे के होटल में अपने लिए कमरा हासिल करने में कामयाब हो गया। मैंने होटल के रजिस्टर पर अपना नाम ज़हाद बिन अबैद लिखवाया था और वह खुद को मराकश का बाशिंदा ज़ाहिर किया। काउंटर क्लर्क के इस्तफार पर मैंने उसे बताया कि मेरा एक मुलाजम कुछ देर बाद मेरा सूटकेस और हैंड बैग ले आएगा, जिसे मेरे कमरे तक पहुंचा दिया जाए। मैं इस वक्त आसाबी तौर पर बुरी तरह थकन महसूस कर रहा था, इसलिए कमरे को अंदर से बोल्ट करने के बाद बिस्तर पर नीम दराज होकर
लेडी मकलानस के बारे में सोचने लगा, जिसके बॉडीगार्ड्स ने ऐन वक्त पर कसीनो पहुंचकर मेरी एक मुश्किल आसान कर दी। आर्थर का अगवा करते वक्त मैंने ये नहीं सोचा कि उसे कहाँ रखा जाएगा। अभी मैं लेडी मकलानस के बारे में गौर कर रहा था कि कमरे में रखे हुए फोन की घंटी बजी और मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। मुझे अभी वहां पहुंचने 15 मिनट भी नहीं हुए थे कि फिर मेरा पता किसी और को किस तरह चल गया। हेलो ज़ाहिद बिन अबैद, तीसरी घंटी पर मैंने रसूल उठाकर बदली हुई आवाज में कहा। ब्लैक ड्रैगन, दूसरी जानब से नदीम की मानूस आवाज सुनाई दी। तुम्हें मेरी इस होटल में मौजूदगी का इल्म किस तरह हो गया? मैंने हैरत का इजहार किया। मेरा ख्याल है कि तुम इस बात को भूल रहे हो कि तुम्हें लंदन आने की दावत मैंने दी थी। क्या मतलब? मतलब ये कि इस ख्याल को जहन से निकाल दो कि मैं तुम्हारी तरफ से एक लम्हे को भी गाफिल रहता हूँ। नदीम ने बेहद संजीदगी से जवाब दिया। ये तो हो सकता है कि किसी वक्त तुम्हारा साया तुम्हारे वजूद का साथ छोड़ दे, लेकिन मैं या मेरे मतहत एक पल के लिए भी तुम्हें से दूर रहें, ये नामुमकिन है। क्या तुम्हें इल्म है कि मेरे आर्थर को कौन लोग ले गए हैं? इम्तिहान लेने की कोशिश कर रहे हो? नदीम ने मेरी बात का बुरा मानना की बजाय खंदा पेशानी से कहा कि तुम्हें इस बात से इनकार है कि आर्थर को उठा ले जाने वाले लेडी मकलानस के आदमी थे। वही लेडी मकलानस जो बिल्कुल कालका के अंदाज में तुम पर मेहरबान होती जा रही है। वैसे एक बात कहूँ, तुमने एक अहम महकमे से मुतल्लक रहने के बावजूद कसीनो में किसी अच्छी कारकर्दगी का सबूत नहीं दिया। मैं समझा नहीं। तुम्हारी पहली हमाकत ये थी कि तुमने कसीनो से वापसी से कबल अपने इस लिबास को कतई फरामोश कर दिया जो डायमंड या नंबर 8 के जिस्म पर मौजूद था। बहरहाल अब तुम्हें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। मेरे आदमी ने ना सिर्फ तुम्हारा लिबास जाया कर दिया है, बल्कि उस स्टोर ही को नजर आतिश कर दिया जिसमें तुम्हारी असलियत दरियाफ्त करने के लिए ले जाया गया था। दूसरी गलती यह है कि तुमने आर्थर को अगवा करने का प्रोग्राम बनाते हुए इस बहुत ही अहम नुक्ते पर गौर नहीं किया था कि तुम उसे अपने साथ कहां ले जाते। क्यों? क्या मैं गलत कह रहा हूं? जरूरी नहीं कि मैं जिस महकमे से मुतल्लक रह चुका हूं वहां के सारे अफराद ही शर्लाक होम्स की तरह मुदब्बर और बासलाहियत हों। गोया तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मर्जीना के बारे में क्या ख्याल है? मैंने नदीम के जुमले को काट कर नजरअंदाज करते हुए संजीदगी से पूछा। क्या वो अपनी जुबान बंद रखेगी? उससे पूछने के बाद ही बता सकता हूँ, नदीम ने फिर तंजिया लहजे में कहा और फिर संजीदगी से बोला। अगर तुम्हें फंसवाना ही मकसूद होता तो वो इस वक्त ही एडी से मुंह मांगे दाम वसूल कर सकती थी जब तुम उसकी रिहाइश गाह पर थे। इसके अलावा तुम जरगाम को क्यों फरामोश कर रहे हो जो मर्जीना ही के इशारे पर कसीनो में आखिरी वक्त तक मौजूद था? तुम्हें एक अहम काम करना है। मैंने एक बार फिर दिल ही दिल में अपनी गलती का एतराफ करते हुए मौजू बदला। मेरा ब्रीफ केस और हैंड बैग भिजवा दो। मुझे तुम्हारे और होटल के काउंटर क्लर्क के दरमियान होने वाली गुफ्तगू की इतला मिल चुकी है। घबराओ मत, तुम्हारा मतलूबा सामान रवाना किया जा चुका है। लेकिन तुमने एक तीसरी गलती और भी की है। वो क्या? होटल के रजिस्टर में तुमने खुद को मराकश का बाशिंदा लिखवाकर किसी ज़हानत का सबूत नहीं दिया। नदीम ने संजीदगी से कहा। ज़ाहिद बिन अबैद का नाम इख्तियार करने के सिलसिले में तुम बहुत सारे माकूल जवाब पेश कर सकते हो, लेकिन अगर किसी ने तुमसे मराकश में बोली जाने वाली जुबान में गुफ्तगू की तो क्या तुम उसका जवाब दे सकोगे? मेरा ख्याल है कि उसकी नौबत नहीं आएगी। मैंने इत्मीनान का इजहार किया। इस गलतफहमी को ज़हन से निकाल दो। लेडी मकलानस की वजह से अभी तक इंस्पेक्टर पाउल के सादा लिबास वाले तुम्हारी निगरानी पर मामूर हैं। हो सकता है उन्हें भी इसका इल्म हो चुका हो कि तुम इस वक्त कहाँ मुकीम हो। वैसे इसके मकानात बहुत कम हैं, इसलिए कि जब मर्जीना के आदमी ने तुम्हें अगवा किया था उस वक्त शायद पाउल के आदमी तुम्हारा ट्रैक खो चुके थे, और उस वक्त तुम जिसके मेकअप में हो उसमें पाउल के फरिश्ते भी तुम्हें शिनाख्त नहीं कर सकते। मर्जीना मेकअप के मामले में अपना जवाब नहीं रखती। क्या तुम उसे पहले से जानते हो? मैंने किसी ख्याल से चौंकते हुए पूछा। सिर्फ 2 बार मुलाकात हुई है, लेकिन जिस अंदाज में वो तुम पर रिझी है उस अंदाज में मेरी पजीराई नहीं हुई। अपने नसीब की बात है, मैंने शौकी से जवाब दिया और फिर संजीदगी से बोला। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मौजूदा मेकअप में तुम्हारा मेरे होटल आना दूर अंदेशी के मुनाफी होगा, नदीम ने कहा और फिर तवक्कुफ से बोला। तुम कल रात 11 और 12 बजे के दरमियान मुझसे ब्लू बर्ड नाइट क्लब में मिलो। हो सकता है इस वक्त मैं भी किसी खास मेकअप में हूँ।
एडी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? फिलहाल उसका ख्याल जहन से निकाल दो। वो कोई आबी परिंदा नहीं जिससे तुम सर पर झाड़ झंकार कर बांध कर आसानी से शिकार कर लोगे। नदीम ने कहा, उस सिलसिले में मैं भी तुमसे कल रात ही बात होगी। और फिर दूसरी जन्म से सिलसिला मुंतक़िल कर दिया गया। मैं दोबारा बिस्तर पर नीम दराज होकर हालात का जायजा लेने लगा। मेरा ख्याल था कि कुछ देर बाद उठकर लिबास तब्दील कर लूंगा, लेकिन जहन पर तारे होने वाली गनूदगी और थकन की शदीद एहसास ने मुझे इसका मौका नहीं दिया। संदल और लोबान की मिली जुली तेज खुशबू मेरी कुव्वत शामा से टकरा रही थी और मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। इस खुशबू को सूंघने हुए मुझे एक मुद्दत गुजर चुकी थी। पूरा कमरा उसकी तेज महक से भरा हुआ था। मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी। ये खुशबू एक इशारा थी उन बुजुर्ग की मौजूदगी का जिन्होंने संदली अंगूठी की गिरा कदर अतिये से मुझे नवाजा था। मेरे ऊपर वजद की कैफियत तारी होना शुरू हो गई। मैं दीवानों की तरह चारों तरफ देखने लगा, लेकिन शायद मेरी बसारत मेरा साथ नहीं दे रही थी। खुशबू की महक तेज से तेज तर होती जा रही थी। मैं आलमे के कैफो मस्ती के से दो चार था। सरचारी की कैफियत मेरे वजूद के गिर्द अहाता किए हुए थी। फिर सफेद रेश बुजुर्ग की वही मानूस आवाज मेरे कानों में गूंजी और मैंने तेजी से अपना रुख तब्दील किया। वो नूरानी चेहरा जिसे खुदा ने अपनी बेपनाह रहमत से नवाज रखा था मेरे सामने मौजूद था। बुजुर्ग के बदन पर इस वक्त भी कंबल मौजूद था। सीधे हाथ में वही टेढ़ी मेढ़ी करामाती लकड़ी मौजूद थी जिसका करिश्मा मैं पिंडत बंसीदार के सिलसिले में देख चुका था। मैंने मुतअद्दिर बाद बुजुर्ग से गड़गड़ाकर इस करामाती लकड़ी की तलब का इज़हार किया था, लेकिन मेरी दरख्वास्त हाले दरखूर आतना नहीं हुई थी। कंबल पोश बुजुर्ग ने मुझसे चंद कदम के फासले पर उसी लकड़ी का सहारा लिए खड़ा था। उनके चेहरे के अतराफ नूर का एक हाला मौजूद था, लेकिन उनकी पेशानी शिकन आलूद थी। वो जिन तेज नजरों से मुझे एक टिक घूरे रहे थे, मैं उससे खुशी की इलामत से ताबीर नहीं कर सकता था। वो यकीनन मुझसे खफा थे। मुझसे कोई ऐसी गलती जरूर सरसद हुई थी जो उनकी नाराजगी का सबब बन गई। लंदन में मौजूदगी के दौरान भी आड़े वक्तों में मुझे उन सफेद रेश बुजुर्ग की याद बारहा आई थी जिनकी अता करते और करदा अगशतरी ने हमेशा मुसीबत में मेरे वजूद को इस्तेकाम बख्शा था। मुझे इल्म था कि पिंडत धनसीदार के मंडल को तोड़ने की खातर मैंने जो जज्बाती कदम उठाया था वो उनकी खफगी का सबब बन गया था। उन्होंने बारहा मुझे कालका शंकर और पिंडत बंसीदार से दूर रहने की खातर इशारों के नाये में तलकीन की थी, लेकिन मैंने उनका कहना नहीं माना था। मैं पलके झपकाए बगैर खुदा के उस बरगजीदा और उम्र रसीदा बंदे को देख रहा था जिसकी बुजुर्गी का साया मेरे ऊपर किसी घने दरख्त की ठंडी छांव की तरह मौजूद था। मेरे जहन में गुजरे वक्तों के नामसाइद हालात मौजूद थे और निगाहें कंबल पोश बुजुर्ग के नूरानी चेहरे पर मरकूज थीं। ता देर खामोशी का ये सहर कायम रहा। फिर बुजुर्ग ने मुझे सपाट लहजे में मुखातब किया, मरदूद, ये आंखें फाड़े पटर पटर मुझे क्या घूर रहा है? मुझे खुशी है कि आपने मुझे माफ कर दिया। मैंने अपने जज्बात की तर्जमानी की। मुझे यकीन था कि आप मुझे अपनी शफकतों से महरूम नहीं करेंगे। फिर तूने ख्याली पुलाव पकाना शुरू कर दिया। बुजुर्ग ने हस्बे मामूल ढके छुपे इशारों में कहा, कंकवे उड़ाने की आदत अभी तक नहीं गई। मैं आपकी बात का मकसद नहीं समझा मेरे मोहतरम, मैंने बड़ी आजिज़ी से कहा। देख के नीचे से लकड़ियां खींच ले, वरना सारा पुलाव जल भुनकर राख हो जाएगा। शोभदा बाजों की तरह हवा में कलाबादी छोड़ दे, वरना कहीं सर के बल जमीन पर गिरा तो भेजा पाश पाश हो जाएगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ बाबा, मुझे खुलकर अपनी बातों के मफहूम से आगाह कर दें। मैं गड़गड़ाने लगा। अक्ल जंग आलूद हो गई, लेकिन अभी तक समुंदर के किनारे किनारे घूम रहा है। बुजुर्ग ने बड़ी संजीदगी से कहा, किसी सहरा की तरफ दौड़ लगा दे, किसी वीराने में जाकर मट्टी में लोट लगानी शुरू कर दे, वो बारह हो जाएगा। मुझे आपकी रहनुमाई की जरूरत है मेरे बुजुर्ग। मेरी मान तो भनेरी की तरह हवा में उड़ना छोड़ दे, वरना चक्कर घनी होकर रह जाएगा। सर के बल उल्टा खड़ा हो जा, अकल खुद ब खुद रोशन हो जाएगी। आपकी बातें मेरे लिए मुअम्मा है, मैंने इनकसारी से कहा। मैं उसकी गहराइयों तक नहीं पहुंच सकता। जन्नत में जाएगा? इस बार बुजुर्ग ने संजीदगी से मुझे घूरते हुए सवाल किया। वहां तुझे अनवाओ इकसाम के मेवे मिलेंगे। अगर बत्तीसी सलामत रही तो उसे आसानी से चबा लेगा, वरना सब कुछ आख थू हो जाएगा।
मुझे अपनी लकड़ी अनायत कर दे बाबा, मुझे उसकी शदीद जरूरत है। जन्नत को पकड़ ले, जल्दी कर। बुजुर्ग के लहजे में वहशत के आसार पैदा होने लगे। अगर कदमों के नीचे से निकल गई तो सारी जिंदगी पछताएगा। घड़ी की सुइयां दोनों हाथों से पकड़कर चमगादड़ की तरह लटक जा। मैं समझा नहीं मेरे मोहतरम, शायद नीली छतरे वाले को यही मंजूर है। बुजुर्ग ने छत की जानब देखकर एक सर्द आह भरी और फिर मुझे घूरते हुए बोले, मरदूद, अंधे, नाबीना, अब पछताए क्या होत जब चिड़ियां चुग गई खेत। मूर्तियों के पीछे भागता चला जा, अंधेरों में भटकता रह, बार बार लकवा कबूतर की तरह फिजा में कलाबाजी लगाता रह। छतरी की तरफ मत देखा कर जो तेरे बगैर वीरान हो रही है। बदबख्त, आसमान के ऊपर मौजूद बादल के उस टुकड़े को भी एक नजर पलट कर देख ले जो तेरे ऊपर साया किए हुए है। बारिश शुरू हो गई तो बस भीगे कपड़े नचोड़ता रहेगा, अग्नि पर लटके खुश्क हो जाएगा। खुदा के लिए मुझे बता दो बाबा कि तुम्हारा इशारा किस तरफ है। मैंने दोबारा गड़गड़ाकर कहा। इशारा? कंबल पोश बुजुर्ग ने दीवानों की तरह कहके लगाना शुरू कर दिए। फिर यकलक संजीदगी इख्तियार करके दाएं बाएं घूरते हुए बड़ी मध्यम आवाज में बोला, काली परी लाल देव से छुटकारा पाकर फिर चक्रसबाजी करने आ रही है। अभी से ठुमका लगाना शुरू कर दे। वो रूठ गई तो फिर तेरा क्या बनेगा? कटे हुए कनकुए की तरह आसमानों पर डगमगाता फिरेगा। मुझ पर रहम करो बाबा, तुम्हारी बातों का मफहूम समझना मेरे बस की बात नहीं। नीम की पत्ती चबाना शुरू कर दे, नबूली खाया कर, सारे जरासीम इतना गफील हो जाएंगे। बुजुर्ग ने दीवानों की तरह एक बार फिर कैका लगाते हुए फिर खलाओं में घूरते हुए बड़े दर्दनाक लहजे में बोले, मैं टिक टिक की आवाज सुन रहा हूँ, तू भी कान खड़े कर ले। सोता रह गया तो लाल चलेगा बंजारा। कलाबाजी खाकर पलट जा, नाक की सीध में दौड़ लगाना शुरू कर दे। हालात ने मुझे जकड़ कर रखा है मेरे मोहतरम, मैंने आर्जी से कहा। मेरे दुश्मन मेरे ऊपर अरसा हयात तंग कर रहे हैं। मौत मेरे ताक़ब में है, मुझे कुछ सुझाई नहीं देता। मुझे रहनुमाई की जरूरत है। बाजार से कुतुब नबा खरीद कर चबा ले, सारी सिमतें रोशन हो जाएंगी। क्या समझा? मैं कुछ नहीं समझा, मैंने उलझते हुए जवाब दिया। वक़्त की रफ्तार ने मेरे ऊपर तमाम दरवाजे बंद कर रखे हैं। बकता है अंधे। बुजुर्ग ने एक लम्हे के लिए संजीदगी इख्तियार की, फिर दीवानों की तरह चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए बोले, आहिस्ता बोल, किसी ने सुन लिया तो सोने की चिड़िया हाथ से निकल जाएगी। मेरी बात मान ले, बगल बजाता हुआ बगली दरवाजे से निकल जा, अल्लाह भला करेगा। मेरी उंगली थाम कर मुझे मंजिल का रास्ता दिखा दो बाबा, मैं मिन्नत करता हूँ। चूसरी मुंह से लगा ले, वक्ती तौर पर आराम आ जाएगा। बुजुर्ग की आंखें यकलक गुस्से से लाल हो गईं। उनके चेहरे पर जलाली कफियतों का रंग बड़ी तेजी से गहरा हो रहा था। मुझे घूरते हुए हकारत से बोले, रोशनी से तेरी आंखें चुंधिया गई हैं, अंधेरों में नाटक टोइयां मारना छोड़ दे, अभी कुछ वक्त बाकी है। तिलस्मी लिबादों को तार तार कर दे, नाखन बढ़ाकर खुद को लहूलुहान कर ले, जख्मों को चाटा कर। खून की महक मटको अंबर से ज्यादा तेज होती है। तितलियों के पीछे दौड़ लगाने से बाज आ जा। गौर से दीदे उठाकर ऊपर की जानब देख, काली आंधी के झक्कड़ नीचे उतर रहे हैं। दोनों हाथ फिजा में बुलंद करके उनका रास्ता काट दे। चिराग की लो टमटमा रही है। दिए का तेल खत्म हो जाए तो फिर धुएं की लकीरें हाथ नहीं आती, सब छू मंतर हो जाता है। खाली पिंजरे से चिड़ियों के चहचकाने की आवाजें उभरी। पंगूड़ा खाली चलेगा तो उसकी कलकारियों की बजाय चरख चूं की आवाजें सुनाई देंगी। लेकिन तू कान में गंदगी ठोंस कर चैन की बंसरी बजाना शुरू कर दे। कंबल पोश बुजुर्ग की बातें मेरी समझ से बालातर थीं, लेकिन मैं इतना जरूर समझ रहा था कि उनकी आमद खाली अज इल्लत नहीं है। वो जो खुदा के महबूब और नेक बंदे होते हैं, खुदा उनको अपनी रहमतों और बरकतों से नवाज देता है, रोशन ज़मीर कर देता है। फिर उनके लिए कौनो मकान के फासले बाकी नहीं रहते। उनके कल्ब रोशन हो जाते हैं। उनके चश्मे बसीरत इतनी तेज हो जाती है कि घुप अंधेरों के बावजूद वो ताहद्दे नजर देखने की कुव्वत हासिल कर लेते हैं। वो अर्ज़ समा की गर्दिश का बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इस मकाम पर पहुंचने के बाद उनकी जुबानों पर ताला डाल दिए जाते हैं। वो खुदा के राज को दुनिया वालों पर आश्कार करने की जुर्रत से महरूम कर दिए जाते हैं। उन्हें भटके हुए लोगों को रास्ते की राह पर गामजर करने की शातिर सिर्फ अशारों किनारों में गुफ्तगू की इजाजत होती है। लेकिन कल क्या होने वाला है, उसके अजहार से उनकी कुव्वत गोयाई सलब कर ली जाती है।
मेरे मोहतरम, मैंने उनके दिल को भेद पा लेने की कोशिश की। मैं जिस राह पर चल रहा हूँ, क्या वो कुदरत को मंजूर नहीं? आकबत ना अंदेश ना हंजार अब बुजुर्गों के साथ भी कबड्डी खेलने की कोशिश कर रहा है। कंबल पोश बुजुर्ग ने मेरी बात का मफहूम जान लिया था। जलाली हालत में घूरते हुए बोले, कूड़ेदान पर जाकर रक्स शुरू कर दे। पेट भरने के लिए गंदगी में से भी दाना चुगने की आदत डाल ले, या फिर लंगोटी बांध कर जिस तरफ सींग समाई कलांची भरना शुरू कर दे। जरकद लगाने की आदत डाल ले, वरना एक रास्ता और भी है। बाली उमरिया और पतली कमरिया के बहरो जखार में नाक दबाकर गोता लगा दे, ठुमके लगाया कर। मेरी जहानत के इम्तहान ना लो बाबा, मैंने गड़बड़ाकर इल्तिजा की। मैं बहुत गुनहगार आदमी हूँ, तुम्हारी बुलंदियों को छू नहीं सकता। तुम्हें अपनी बुजुर्गी का वास्ता मुझे मेरे अंजाम से बेखबर कर दो, नहीं तो मैं भटक जाऊंगा। वो देख, वो सामने। कंबल पोश बुजुर्ग ने दीवानों की तरह एक जन्म उंगली उठाकर सरगोशी की। रूई की गालों जैसे अबर आलूद बादलों का सीना शक हो रहा है। जन्नत भी आहिस्ता आहिस्ता सिरक रही है। सुन, गौर से सुन, तूफान उठने की आवाजें शाएं शाएं आ रही है। अब सब टाएं टाएं फिश हो जाएगा। गौर से देख, किसी बदबख्त ने कुत्ते के दम से पटाखे बांधकर उसे आग दिखा दी है और बदनसीब मुंह उठाए भागे जा रहा है। पकड़ो पकड़ो, दौड़ो, कहीं निगाहों से उजल ना हो जाए। फिर बुजुर्ग ने दरवाजे की सिमत दौड़ लगा दी और पलक झपकते में मेरी निगाहों से उजल हो गए। कमरे में भरी हुई संदल और लोबान की खुशबू आहिस्ता आहिस्ता सिमट रही थी। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। मैंने तेजी से उठकर बुजुर्ग के ताकब को मैं दौड़ना चाहा तो मुंह के बल फर्श पर गिर पड़ा। मैंने आंखें खोली, कमरे में मेरे सिवा कोई और नहीं था। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगा। फिर टेलीफोन की घंटी की तेज आवाज कमरे में गूंजी तो मैं चौंक उठा। मैंने घड़ी पर निगाह डाली। इस वक्त रात के 2 का अमल था। इतनी रात गए कौन मुझे फोन कर सकता था, मैंने सोचा और फिर तेजी से लपक कर रसूल उठा लिया। हेलो, मैंने दिल की धड़कनों को समेटते हुए कहा। जाहद बिन उबैद, तुम अभी तक सोए नहीं? दूसरी जन्म से लेडी मकलानस की आवाज सुनाई दी। सो गया था, लेकिन क्या? कोई ख्वाब देखते देखते अचानक आंख खुल गई। मैंने खुद को संभाला। हाँ, मैं तुम्हारी आवाजें सुन रही थी, मगर तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही थीं। क्या मेरी आवाजें अब तक पहुंच रही थीं? मैंने हैरत से पूछा। यह कैसे मुमकिन है? लेडी मकलानस के लिए कोई बात नामुमकिन नहीं। तुम कौन सी जुबान बोल रहे थे, मैं अभी तक नहीं समझ सकी, मगर एक बात मैं बड़े यकीन से कह सकती हूँ कि कुछ देर पहले तुम कमरे में अकेले नहीं थे। मैं समझा नहीं। मैंने एक बार फिर हैरत का इजहार करते हुए कहा। आप यकीन करें, मैंने जब से कमरे में कदम रखा है उस वक्त से बिल्कुल तन्हा हूँ। आप चाहें तो अपने आदमियों के जरिए इस बात की तस्दीक करा सकती हैं। मैं तस्दीक कर चुकी हूँ, लेडी मकलानस ने बड़े ताबीर लहजे में जवाब दिया। हो सकता है कि तुमको किसी और की मौजूदगी का इल्म हो, या फिर तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो। बहरहाल मैंने अभी अपनी हार तस्लीम नहीं की। एक न एक दिन मैं इस मुअम्मे को जरूर हल कर लूंगी जो तुम्हारी जात से वाबस्ता है। लेडी मकलानस, मैंने तेजी से पूछा, कि आप मुझे बता सकती हैं कि आपने जो आवाजें सुनी थी वो किस किस्म की थी? रात खासी भीग चुकी है। अपने जहन पर किसी किस्म का बोझ ना डालो, आराम से सो जाओ। अभी मुझे और भी बहुत सारे अहम काम सर अंजाम देने हैं। दूसरी जन्म से सिलसिला मुंतके होने की हल्की सी क्लिक की आवाज उभरी तो मैंने भी रसूल क्रेडर पर रख दिया, लेकिन मेरे जहन में एक सवाल बाज गश्त बनकर गूंजने लगा। लेडी मकलानस ने कंबल पोस्ट बुजुर्ग और संदली अंगूठी का राज पा लिया था, या वो अभी तक अंधेरों में ही भटक रही थी? दूसरी सुबह मैं बेदार हुआ तो रात की बातें मेरे जहन में गूंजती रहीं। नदीम और लेडी मकलानस से होने वाली गुफ्तगू की रोशनी से भी मुझे इस बात का बखूबी अंदाजा हो गया कि दोनों मेरी तरफ से गाफिल नहीं, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा फिक्र कंबल पोश बुजुर्ग की लाहक थी कि वो एक अरसे के बाद मुझे नजर आए थे और हमेशा की तरह ढके छुपे जुमलों में अपना अंदिया बयान करके निगाहों से उजल हो गए थे। उनकी बातें मेरे लिए किसी मुअम्मे से कम नहीं थी। मैंने हर तरह से ज़हनी जिम्नास्टिक करके उनकी गुफ्तगू का मफहूम जानने की कोशिश की, लेकिन उनके आखिरी जुमलों रूई के गालों जैसे अबर आलूद बादलों में सीना शक हो रहा है।
और जन्नत आहिस्ता आहिस्ता सिरक रही है। मैंने बहुत गौर खोज किया, हर जाविये से इन मैनी खेज जुमलों की राज की तह तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन शायद कामयाबी मेरे मुकद्दर में नहीं थी। काश मैं उनके जुमलों का मफहूम से जान लेता। दोपहर खाने के बाद होटल से रुखसत हुआ तो मैंने अपना लिबास तब्दील कर लिया, लेकिन मेरे चेहरे पर अभी तक वही मेकअप था जो मर्जीना ने अपनी क़याम गाह से रुखसत करते वक्त किया था। मैं बिला वजह लंदन की सड़कों और तफरीह गाहों की सैर करता रहा। शाम की चाय में मैंने एक दूसरे होटल में पी। लकी स्टार से मेरी वापसी के बाद वहां क्या गुजरी थी मुझे इसका मतलब कोई इल्म नहीं था। चुनाचा मैंने एक फोन बूथ से जो कदरे गैर इबाद इलाके में वाक़या था मर्जीना को फ़ोन किया। उसके बाद के सूरत हाल के बारे में दरियाफ़त करना चाहता था। हेलो, दूसरी जानब से किसी मर्द ने फ़ोन रिसीव किया। मुझे उसकी बात पहचानने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। वो जरगाम था। जरगाम। मैंने अपने दिल की मजीद तसल्ली करने की खातिर उसे नाम लेकर मुखातब किया। मुझे मर्जीना से कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। होल्ड करें। मैं फ़ोन बूथ के अंदर से भी अपने अतराफ का जायजा ले रहा था। नदीम ने अपनी गुफ्तगू के दौरान यह भी कहा था कि चीफ इंस्पेक्टर पॉल के सादा लिबास वाले गालबन इस वक्त से मेरे ट्रैक हो चुके थे जब मर्जीना के आदमियों ने मुझे अगवा किया था। हेलो, मर्जीना स्पीकिंग। दूसरी जानब से मर्जीना की आवाज सुनाई दी तो मेरे ख्यालात का सिलसिला मुंतक़े हो गया। मैं तुमसे कुछ जरूरी मालूमात करना चाहता हूँ। मुझे इसका अंदाजा है तुम गालबन इन हालात की तफसील जानने के लिए बेकरार होगे जो लकी स्टार से तुम्हारे जाने के बाद रूनुमा हुए थे। क्यों, मेरा अंदाजा गलत तो नहीं? नहीं, मैंने उसे सराहते हुए जवाब दिया। तुम बिलाशुबा एक ज़हीन और दूर अंदेश शख्सियत की मालिक हो। तुमने कसीनो में आकर अच्छा नहीं किया। मैं समझा नहीं। मैंने संजीदगी से दरियाफत किया। तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो अभी तक कसीनो के उजरती बदमाश तुम्हारी असलियत के राज से वाकिफ नहीं हो सके। मर्जीना ने संजीदगी से कहा, सिर्फ टाइसन और डायमंड ने तुम्हें मेकअप में देखा था जो मैंने तुम्हारे चेहरे पर किया, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद किसी तीसरे शख्स ने उस स्टोर को आग लगा दी जहां वो दोनों बेहोशी की हालत से दो चार थे। आग लगने के बाद उनके जिस्म जलकर कोयले की शक्ल इख्तियार कर चुके थे, इसलिए वो तुम्हारी निशानदही नहीं कर सके। तीसरे शख्स को जिसे तुमने चोर रास्ते से आर्थर के कमरे तक पहुंचने से बेशतर बेहोश किया था, अंधेरे होने की वजह से वो भी तुम्हारे हुलिये को अच्छी तरह नहीं देख सका। क्या तुम मुझे बताओगे कि स्टोर रूम में आग किसने लगाई थी? वो भी तुम्हारी तरह मेरा कोई मेहरबान ही था। कसीनो के हमले के अफराद पागल कुत्तों की तरह हर तरफ तुम्हारी बू सूंघते फिर रहे हैं। मर्जीना ने संजीदगी से कहा और फिर तेजी से पूछा, वो कौन लोग थे जो आर्थर को कंधे पर डालकर ले गए? क्या वो भी तुम्हारे साथी थे? हाँ, मैंने मबहम अंदाज में कहा। इस वक्त तुम कहाँ से बोल रहे हो? मेरा मतलब है कि क्या तुमने होटल से ही मुझे कॉल किया? नहीं, मैं इस वक्त होटल से बहुत दूर हूँ। मेरा एक मशवरा मानोगे? तुमने मुझ पर जो एहसान किया है उसे मैं हमेशा याद रखूंगा। मैंने उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, तुम मुझे क्या मशवरा देना चाहती हो? मुझे यकीन है कि तुम अभी तक उसी मेकअप में हो। तुम्हारा अंदाजा गलत नहीं। मेरी मानो तो वो होटल बदल दो, लेकिन किसी और होटल में क़याम करने से पहले तुम्हें एक बार फिर मर्जीना के कुर्ब को बर्दाश्त करना होगा। उसने एक ठंडी सांस भरकर कहा और फिर संजीदगी इख्तियार करते हुए बोली, तुम्हारा मौजूदा हुलिया में रहना ठीक नहीं। हो सकता है किसी और ने तुम्हें मेकअप में देख लिया हो। अगर तुम पसंद करो तो मैं तुम्हारे चेहरे पर कोई मेकअप कर दूंगी। मैं अभी इसी लाइन पर सोच रहा था। मैंने इसकी बात की अहमियत को महसूस करते हुए कहा, क्या ये मुनासिब ना होगा कि मैं अपने असली रूप में वापस आ जाऊं? सोच लो, असली हुलिये में आने के बाद एडी और उसके शिकारी कुत्ते बाआसानी तुम्हारा पीछा पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे। मैं एडी या मौत से खौफजदा नहीं, मैंने ठोस आवाज में कहा। क्या मैं कल दोपहर में तुमसे मिल सकता हूँ? मैं जरगाम को कल 11 बजे तुम्हारे पास भेज दूंगी। वही तुम्हें मेरे पास ले आएगा और तुम्हारे लिए किसी और होटल का बंदोबस्त भी कर देगा। कहीं ऐसा न हो कि मेरी वजह से तुम भी किसी मुसीबत का शिकार हो जाओ। क्या मतलब? हो सकता है कि लकी स्टार के उजरती बदमाश तुम्हारी भी कड़ी निगरानी कर रहे हों और इसकी फिक्र मत करो। मर्जीना ने मेरी बात काटते हुए तेजी से कहा, अव्वल तो ऐसी कोई बात नहीं होगी और अगर होगी भी तो वो तुम्हें शिनाख्त नहीं करेंगे। रहा मेरा मामला तो तुम परेशान ना हो। मैं जानती हूँ कि कैसी सिचुएशन को किस तरह हैंडल किया जाता है।
क्या लकी स्टार वालों को इस बात पर हैरत नहीं हुई होगी कि हमने सिर्फ आर्थर को क्यों अगवा किया और तुम्हें क्यों नजरअंदाज कर दिया? उन्हें इस बात पर कोई तज्जुब नहीं हुआ, शायद इसलिए कि वो जानते थे कि तुम्हारा शिकार मैं नहीं बल्कि आर्थर था। एक अहम बात और, मैंने कुछ सोचते हुए तेजी से कहा, कि एडी के जरखरीद कुत्तों ने तुमसे मेरे हुलिये के बारे में नहीं पूछा था, लेकिन मैंने उन तुम्हारा हुलिया जो बताया, शायद मैंने ख्वाब में भी इस शक्ल के आदमी को कभी नहीं देखा। मैं एक बार फिर तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ हिसाब ऐसे होते हैं जो सिर्फ दोस्तों के दिलों में होते हैं। बहरहाल वक्त का ख्याल रखना, जरगाम कल ठीक 11 बजे तुम्हें लेने पहुंच जाएगा। उस जुमले के इख्तिताम के साथ ही दूसरी जानब से सिलसिला मुंतके कर दिया गया और जवाब में मैं भी रसूल को हिक पर टिकाने के बाद फूंस से बाहर आ गया। कुर्बो जवार में कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आया जिस पर मैं अपने तआकुब किए जाने का शुबा करता। नदीम ने मुझे 11 और 12 बजे के रात के दरमियान ब्लू बर्ड नाइट क्लब में मिलने को कहा था, जो सेंट्रल लंदन में पकाडाली स्ट्रीट पर वाक़या था। मैं वहां से 10 बजे ही पहुंच गया। पकाडाली स्ट्रीट के खूबसूरत और हसीन अंगामों से लुत्फ अंदोज होता हुआ मैं यूं ही बाजार की सैर करता रहा। पत्थर की खूबसूरत इमारतें जिस पर कुंदा नक्शो निगार काबिले दीद थे, उन इमारतों पर जलमल करते हुए नेवन साइन की रंग बिरंगी रोशनियां एक अजीब समा पेश कर रही थी। पकाडाली का इलाका देखने से ताल्लुक रखता था। यहाँ ज़ैर ज़मीन बाजार, तफरीही मराकज़ और किस्म किस्म की दिलचस्पियां लोगों को जोक दर जोक अपनी जानब खींचती थीं। उस इलाके में हर किस्म की अय्याशी भी मुयस्सर है। सब कुछ खुले अंदाज में बगैर किसी शर्मो हया के बरमला होता है। कोई दूसरे पर उंगलियां नहीं उठाता।